अब जैसे ये दिया तो देखिए हमको आप ये याद कीजिए किसी वर्ष का लाभ। लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर देखिए प्राप्त हुआ और जो लागत लगाया है ना। लाभ हमेशा प्राप्त माइनस लागत से मिलता है। लाभ कैसे मिलता है? प्राप्त माइनस लागत। देखिए प्राप्त जो राजस्व होता है मतलब कितना धन आपके पास है, आप राजस्व विभाग में हैं, मतलब कि आप पैसा जमा करते हैं, है ना। तो राजस्व मिलता होता मतलब होता है कितना धन हमको मिला। तो लाभ कैसे निकालेंगे? किसी वर्ष का लाभ कैसे निकालेंगे? राजस्व माइनस लाभ या प्राप्त माइनस लागत। हाँ देखिए किसी वर्ष का लाभ कैसे निकालेंगे? राजस्व माइनस लागत या प्राप्त माइनस लागत। तो लाभ निकालेंगे हम प्राप्त माइनस लागत से। जैसे लिखा है Y7 में XYZ लिमिटेड मतलब कोई कंपनी ने कितना कर भुगतान किया। Y7 में क्या कर रहा है? Y7 में XYZ कंपनी ने कितना कर भुगतान किया, है ना। कितना कर भुगतान किया मतलब Y7 में कितना कर भुगतान किया है। तो पहले हम लाभ निकालेंगे। लाभ कैसे निकालेगा? लाभ हम जानते हैं क्या होता है। लाभ बराबर क्या होता है? राजस्व माइनस लागत होता है या प्राप्त माइनस लागत होता है। तो राजस्व कितना 1600 में से 1240 माइनस करिए तो कितना आया? लाभ हमको 360 आया। लाभ 360 में, लेकिन इसमें टैक्स कितना दिया? 33%। से 33% इसका निकाल दिया, है ना। तो कितना आ गया? 118.8। यहाँ पे क्या लिखा? Y2 Y6 Y8 वर्ष के लिए कर के बाद लाभ के बारे में कौन सा तथ्य सही है? देखिए हमको इसमें क्या निकालना है कि वर्ष के लिए कर के बाद लाभ के बारे में बताना है। मतलब वर्ष के लिए कर के बाद लाभ निकाल। यहाँ पे दिया है कि किसी वर्ष के लिए कर के बाद का लाभ कैसे निकालेंगे। किसी वर्ष के लिए कर के बाद का लाभ कैसे निकालेंगे? उस वर्ष का लाभ माइनस उस वर्ष का कर, है ना। उस वर्ष का लाभ माइनस उस वर्ष का कर। तो उस वर्ष का लाभ माइनस उस वर्ष का कर। तो पहले Y2 Y6 Y8 का Y2 का निकाल लिया, है ना। Y2 का कैसे निकाला? Y2 को 1100 से 850 माइनस किया और इसमें कितना हुआ? 22% हुआ, है ना। तो Y2 जिसका लाभ निकालेंगे हम, है ना। लाभ निकालने तो 1100 कितना 250 है। 250 उसमें कितना परसेंट कर रहा था? 22% आया। तो 22% हल कर लिया तो कितना? 55 आया। अब हमको यहाँ पे दिया था कि कर के बाद लाभ कैसे निकालेंगे? उस वर्ष का लाभ। तो इसमें लाभ में कितना हुआ? हम लाभ निकाल लेते हैं तो लाभ 55 मिल गया। यहाँ पे क्या करा था? लाभ माइनस उस वर्ष का लाभ माइनस उस वर्ष का कर। तो कर कितना दिया? तो कर जो 55 दिया, है ना। उस वर्ष का लाभ मतलब कुल लाभ कितना हुआ? देखिए 1100 से 1850 माइनस के तो हमको लाभ कितना मिला था? 250 हमको लाभ मिला था। लेकिन उसका जो टैक्स जो है इतना हमने दिया था, कितना? 55% हमने उस वर्ष का टैक्स दिया था, है ना। क्योंकि मैंने बताया था कि लाभ कैसे निकालते हैं। तो राजस्व माइनस लागत में जिसमें जिसमें माइनस करें तो तुमको क्या मिलता है? लाभ मिलता है ना। तो है ना उस वर्ष का लाभ। तो यही यहाँ पे देखिए इसको माइनस लाभ मिल गया हमको। लाभ कितने मिल गया हमको? 250 मिल गया माइनस उस वर्ष का कर की में आप उस वर्ष में कितना टैक्स दे रहे हैं। तो टैक्स दे रहे हैं तो देखिए चूँकि लाभ देखिए 250 हुआ था लेकिन टैक्स हम देखिए 22% दे रहे थे। तो कितना आया था? 55 आता था। इसलिए 55 माइनस करें तो 195। इसी तरह से देख लेंगे तो हल कर लेंगे हम। इसी तरह वार्षिक लाभ की राशि के अलग अलग कितने मान हैं? वार्षिक लाभ की राशि के अलग अलग कितने मान हैं? अलग अलग कितने मान है? तो Y2 का मान है निकालो लाभ हमारा कि राजस्व माइनस लागत। इसी तरह जिसके मान देखिए सेम आए उसको हमने एक माना है और जिसके सेम नहीं उसको दूसरा माना है। जैसे इसमें 250 है और कहाँ 250 है? यहाँ 250, तो इसको हमने एक मान लिया है। ये यहाँ 300 यहाँ 300 यहाँ 300 300 3 जगह हमने इसको एक माना है। तो कुल 5 तरह के अलग अलग मान हैं। Y1 से Y8 तक कर के बाद वाले लाभ की कुल राशि कितनी है ना। Y1 से Y8 तक यहाँ पे क्या कह रहा है कि Y1 से Y8 तक कर के बाद वाले लाभ की कुल राशि क्या है। तो देखिए Y1 के पहले निकालें तो 800 से 600 हो जाएगा। यहाँ पे क्या निकालना हमको? Y1 से Y8 तक कर के बाद वाले लाभ कर के बाद वाले लाभ की कुल राशि कितनी है। तो लाभ यहाँ पे 800 600 माइनस करें कितना आएगा? 200 लाभ आएगा। 200 लाभ आएगा लेकिन उसमें जो है 20% क्या दे देंगे हम?
टैक्स दे देंगे, है ना। तो वही देखिए हमने निकाल लिया है कि 200 का 80% है ना, क्योंकि 20% हमने टैक्स दे दिया तो बचा 80%। उसके बाद Y2 से क्या किया, 1100 से 850 माइनस किया, कितना आया हमारे पास, कितना 250 आया। 250 आया लेकिन आया है, लेकिन इसमें 250% 250 आया लाभ हुआ, ठीक, 250 हमको लाभ हुआ। और 100 में 22% जो है हमको टैक्स दे तो कितना बचा, 100 में से 22 घटा देंगे कितना आएगा, तो आएगा 78। तो 250 का 78%। इसी तरह सबका हम निकाल के जोड़ दें, हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये देखिए वर्ष दिया है 2011, 12, 13, 14, 15 और ये दिया है आयात बटे निर्यात का ये अनुपात दिया है आयात बटे निर्यात का। तो क्वेश्चन है यदि वर्ष 2012 में या वर्ष 2012 में मतलब अनुपात दिए है ना, वो बात अलग मैंने बता दिया आपको। वर्ष 2012 में आयात 1000 करोड़ रुपये था और 2012 से 13 में एक साथ कुल निर्यात 4800 करोड़ रुपये था। 2013 में आयात कितना होगा। देखिए जो हमको दिया होता हमेशा हम उसी की सहायता से अगला निकालते हैं। तो हमको क्या क्या दिया था कि 2012 में आयात 1000 करोड़ था। 2012 में पहले अनुपात लिख लिया तो बटे निर्यात तो कैंसिल किया, कितना आया 11/10 आया। चूँकि यहाँ पे दिया कि आयात 1000 करोड़ है और यहाँ पे आयात कितना है 11 बराबर 1000। चूँकि हमको 2013 में आयात निकालना था, है ना। तो यहाँ पे हमको देखिए 11 का बराबर मान दिया था तो हमने 10 बराबर निकाल लिया, है ना। 10 बराबर निकाल कितना आया 1000, 10,000 बटे 11 आया। अब हमको क्वेश्चन का निकालना है कि कुछ और क्या कह रहा है कि वर्ष 2012 से 13 में यदि एक साथ कुल मतलब 2012 से 13 में 12 से 13 में जो है ना, 12 से 13 में कुल निर्यात जो है कुल 2012 से 13 में कुल निर्यात कितना है 4800 करोड़ है। 12 से 13 में टोटल निर्यात जो है 4800 करोड़ है और हमको 2012 से 13 में कुल निर्यात 4800 करोड़ है। 2013 में आयात कितना होगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे देखिए कुल निर्यात दिया है कितना 2012 से 13 में कुल निर्यात हमको दिया है कि 4800 करोड़ है और हमारा ये आया है कितना, ये हमारा 2012 से 13 में ये आया किसका है, ये आया है किसका 10 बराबर आया है निर्यात का, है ना। तो जब हम कुल निर्यात से हम इसका निर्यात माइनस कर देंगे तो हमको आयात पता चल जाएगा, है ना। जब टोटल निर्यात से हम कुछ निर्यात माइनस कर देंगे, है ना, 2012 से 13 में जब टोटल के निर्यात से एक वाला निर्यात माइनस कर देंगे तो हमको आयात पता चल जाएगा। भाई 48 से मैंने उसको माइनस कर तो हमारा आंसर आ गया। क्योंकि देखिए जो आया था ये देखिए, क्योंकि देखिए ये निर्यात का मान 10 बराबर क्या था निर्यात था, तो निर्यात का मान आया था, लेकिन निर्यात यहाँ पे कुल कितना दिया था 4800 2013 में, है ना। तो कुल निर्यात से मान से ये हमारा निर्यात की वैल्यू आ गई। निर्यात से 2013 में हमको निर्यात की वैल्यू आ गई। अब हमको क्या निकालना है 2013 में आया, 2013 में अनुपात कितना था, 2013 में आया अनुपात 1.5 था। इसको हल कर ले तो 3/2 आया और ये मान किसका है, ये निर्यात का मीन्स निर्यात 2 का मान बराबर इतना है। हमको क्या निकालना था आयात 2013 में आयात, तो इसलिए 3 बराबर हमने इसका मान निकाला। अब ये हमारा आंसर हुआ। आगे अगर आएंगे वर्ष 2013 से 14 में आयात समान था तो इन्हीं वर्षों में निर्यात का अनुपात क्या था। कह रहा है वर्ष 2013 से 14 में, है ना, वर्ष 2013-14 में आयात समान था। तो वर्ष 2013 से 14 में देख कितना मान था, 2013 में 1.5 था, 14 में कितना था 0.9 था। तो इसको हल किया तो इसका मान देखिए 3/2 आया, इसका मान कितना है 9/10 आया। यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि इन्हीं वर्षों में आयात समान हो, मतलब इसका जो है अनुपात समान हो तो 3 से यहाँ गुणा 3 से यहाँ हो जाएगा। हमको यहाँ पे क्या निकालता है कि इन्हीं वर्षों में निर्यात का अनुपात क्या होगा, 3 दूनी 6:10 यहाँ पे हो जाएगा। तो 6:10 हो जाएगा तो 3:5। यहाँ क्या दिया है लड़कियों की एक पंक्ति में गायत्री जो है दाएं से कितने हैं, गायत्री दाएं से 25वें नंबर पर है और जयंती बाएं से किसवें स्थान पर है, 23वें स्थान पर है। इन दोनों के बीच में उतने ही लड़कियां हैं जो कुल का 1/4 के भाग के बराबर हैं। तो बताइए इस पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। देखिए बस मेन बात इसमें ये है कि इन दोनों के बीच में उतनी ही लड़कियां हैं जो कुल का 1/4 भाग के बराबर हैं।
तो कुल कर लिए 23 और 25 कितना आ गया, 23 और 25 को जोड़ लेंगे तो हमारा 48 होगा, है ना। 48 होकर हम क्या कर रहा है कि उतनी ही लड़कियां जिसको कुल भाग का 1/4 भाग के बराबर है। तो 1/4 अगर यहाँ है तो अगर 1 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 3/4। तो 3/4 का मान है कुल के भाग के बराबर है, तो 48 बराबर वही हो गया 3/4। तो 1 का मान निकाल लेंगे तो 3/4 में 48, 1 का मान निकाल लेंगे तो 48 × 4/3 हमारे आंसर हो जाएगा, है ना। अब इससे आगे यहाँ पे लिखा है कि लड़कियों की एक पंक्ति में अक्षय बाएं से 16वें स्थान पर है और विजय दाएं से 18वें स्थान पर है। यदि अविनाश अक्षय के दाईं ओर 11वां है, अविनाश जो है अक्षय के दाईं ओर 11वां है, तो 11 इसमें जोड़ दिया, 16 में कितना आ गया, 27 आ गया। मिस अविनाश जो है दाएं से 27 हो गया, है ना। और विजय से तीसरा है। अब विजय से तीसरा ये नहीं कह रहा है कि दाएं या बाएं, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, CND होगा, है ना। ए कतार में ए जो है पीछे से 26वें स्थान पर है और जबकि बी आगे से इसका 16वें स्थान पर है। सी इन दोनों के बीचों बीच में है। यदि सी के आगे 10 व्यक्ति हैं, तो सी के पीछे से कौन सा स्थान होगा। देखिए बी, देखिए ऐसे आगे से बाएं 16वें स्थान पर, ए जो पीछे से या दाएं से 26वें स्थान पर है। सी देखिए बीचों बीच में है। जब सी के आगे क्या लिखा है कि सी के आगे 10 व्यक्ति हैं, है ना। सी के आगे जो है 10 व्यक्ति हैं, तो देखिए आपको मैं बता रहा हूँ सी के आगे 10 व्यक्ति हैं और ये देखिए कि बीचों बीच में है, क्या है कि बीचों बीच में है। तो अब ये मानिएगा 10 व्यक्ति कह रहा है तो 5 व्यक्ति यहाँ पे होंगे, 5 व्यक्ति यहाँ पे होंगे, तो वही हमने लिखा है हमने तो 5 व्यक्ति यहाँ होंगे, 5 व्यक्ति यहाँ होंगे, क्योंकि सी बीचों बीच में है ना। और ये आप याद कर लीजिए कि आगे यहाँ पे प्लस कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, है ना। हमको यहाँ पे पूछ रहा है कि सी का स्थान पीछे से कौन सा होगा। तो अब ये देखिए मैंने क्या बोला कि इधर प्लस करेंगे, तो अब जैसे अगर 10 है ना, ये यहाँ पे 5 है, तो अगर यहाँ से हम देख लें ये 16 है। अगर हम इसका रैंक देखें, चाहे बीचों बीच में है तो चाहे इसको इस साइड से रैंक पूछो उस साइड से पूछो, स्थान दोनों का सेम ही आएगा, मतलब रैंक जो है सेम आएगी। तो 16 है यहाँ बी, यहाँ पे 5 के बाद सी बैठा है, तो 16 5 21, क्योंकि यहाँ प्लस लगा था इसलिए 16 5 21 के 21 आंसर आ गया। हमने यहाँ पे देखिए साइन माइनस किया है, तो 26 से 5 माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 21 आएगा। तो 21 देखिए आ रहा है, इसका भी आंसर 21 ही होगा, है ना। लड़कियों की पंक्ति में दिव्या बाएं से 18वें स्थान पर है, दिव्या बाएं से क्या 18वें स्थान पर है, फिर नम्रता जो है क्या दाएं से 12वें स्थान पर है। यदि नम्रता को 5 स्थान दाएं से 12वें स्थान पर थी, यदि इसको 5 स्थान पीछे खिसका दें तो 12 से 5 खिसका देंगे तो क्या हो जाएगा, 7वां हो जाएगा, है ना। तो क्या कह रहा है कि तो तब दिव्या नम्रता को 5 स्थान दाएं खिसका जाता है, तब दिव्या की स्थिति नम्रता के तुरंत दाएं हो जाती है। तो जो दिव्या स्थिति मतलब यहाँ पे थी, तुरंत उसके मतलब क्या हो जाती है, नम्रता के जब उसको 5 खसका देते हैं तो उसकी तुरंत दाएं हो जाती है ना। तो 18 पर जहाँ थी यहाँ पे हो जाती है। तो हमको क्या निकाला कि पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। देखिए कुल निकालने के लिए हम किसी एक की राइट और लेफ्ट से दोनों पता हो तो निकाल सकते हैं। तो चूँकि इसके जस्ट दाएं से 18, तो इससे पहले क्या होगा, 17 होगा। हमको निकालना कुल, तो 17 और 7 जोड़ देंगे कितना रहेगा, 24 से माइनस कितना रहेगा, 23 आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिखा है, एक 52 विद्यार्थियों की कक्षा में अभय की रैंक नीचे से चतुर्थांश में आती है। अभय की रैंक नीचे से चतुर्थांश में आती है। चंद की रैंक अभय की रैंक के वर्गमूल के बराबर है, तो चंद की रैंक क्या होगी। देखिए पहली बात, जब कभी ये आए कि अभय की रैंक नीचे से चतुर्थांश में आती है, मतलब नीचे से पीछे से, है ना। चतुर्थांश कहने का मतलब 4 भागों में बटा है, 52 है, तो 1 से 13, 13 26, 13 से 9, 13 चौको 52, है ना। 13 से 4 भागों में बटा है। कह रहा है कि अभय की रैंक नीचे से चतुर्थांश में आती है, 1 2 3 4, मतलब इसी में होंगे, है ना, इनकी इसमें कोई रैंक आ रही। क्या कह रहा है कि चंद की रैंक जो है अभय की रैंक के वर्गमूल के बराबर। जो चंद की जो रैंक है, हमको चंद की ही रैंक ही निकालना है। और कह रहा है कि चंद की रैंक अभय की रैंक की वर्गमूल के बराबर है। तो यहाँ से 39 से 54 के बीच में कौन सी संख्या है जिसका वर्गमूल हम जानते हैं, तो
39 से 54 के बीच में 49 संख्या है जिसका हम वर्गमूल जानते हैं, तो इसका 7 आंसर हो जाएगा। चंद की रैंक क्या होगी? 7वीं होगी। यहाँ क्या कर रहा है? जे और एफ उत्तर दिशा को अभिमुख उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं दाएं छोर से। तो दाएं छोर से आप तुरंत बनाए डायग्राम कि दाएं छोर से शुरू करते हुए एफ, अरे भाई दाएं छोर से शुरू करते हुए एफ बाएं और 10वें स्थान पर है। अरे भाई, अरे दाएं छोर से शुरू करते हुए एफ बाएं से 10वें स्थान पर है, 10वें स्थान पर आ जाता है। और बाएं छोर से शुरू करते हुए मतलब जे, बाएं छोर से शुरू करते हुए जे दाएं से 9वें स्थान पर आ जाता है। अब एफ जे के ठीक दाएं ओर है। जे के ठीक दाएं कौन है? एफ है। जे के ठीक दाएं, देखिए एफ कहने का मतलब है इसके बीच में कोई नहीं बैठा है ना। जे के ठीक दाएं कौन है? एफ है। तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि एफ जब बाएं छोर, एफ जो है क्या कर रहा है कि जैसे यहाँ दाएं छोर से शुरू करते हुए एफ बाएं छोर से 10वें स्थान पर आ जाता है। कहने का मतलब हमको इसमें निकालना कुल पंक्ति। तो 9 को इसमें अगर बैठा लें तो इसके बगल है तो 10 रैंक हो जाएगा। तो 10 20 से 1 माइनस करके 19 हमारा आ जाएगा आंसर। देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बम्बई में आत्माराम पांडुरंग और एम.जी. रानडे ने की थी, है ना। केशव चंद्र सेन ने महाराष्ट्र की यात्रा से प्रभावित होकर प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। और केशव चंद्र सेन ने मद्रास में वेद समाज की स्थापना की थी। देखिए महाराष्ट्र में धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रारंभ 1840 ईस्वी में परमहंस मंडली की स्थापना के साथ शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन का उद्देश्य मूर्ति पूजा और जाति प्रथा का विरोध करना था, है ना। केशव चंद्र सेन की महाराष्ट्र की यात्रा से प्रभावित होकर केशव चंद्र सेन की महाराष्ट्र की यात्रा से प्रभावित होकर आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानडे या एम.जी. रानडे ने 1867 में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, है ना। केशव चंद्र सेन की महाराष्ट्र की यात्रा से प्रभावित होकर आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानडे ने 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। भारतीयों में शिक्षा के प्रसार एवं अज्ञानता के विनाश के उद्देश्य से एम.जी. रानडे ने 1884 ईस्वी में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी को आगे चलकर पूना फर्गूसन कॉलेज का नाम दिया गया। रानडे को देखो एम.जी. रानडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात, देखो सुकरात बहुत सही बोलते थे, वो झूठ नहीं बोलते थे। तो महाराष्ट्र का सुकरात रानडे को क्या कहते हैं? रानडे को पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। महादेव गोविंद रानडे अपनी मेधा शक्ति के कारण महाराष्ट्र का सुकरात कहे जाते हैं। प्रार्थना समाज की महिला पंडित रमाबाई ने आर्य महिला समाज की स्थापना की। रमाबाई ने आर्य महिला समाज की स्थापना की। 1889 ईस्वी में महिलाओं की शिक्षा के लिए इन्होंने शारदा भवन की स्थापना की। शारदा भवन की स्थापना रमाबाई ने की थी। और वे सारा महिलाओं को आश्रय देने के लिए मुक्ति सदन की स्थापना किसने की थी? रमाबाई ने की थी। एम.जी. रानडे ने महाराष्ट्र में 1861 में विडो मैरिज एसोसिएशन की स्थापना की। एम.जी. रानडे ने महाराष्ट्र में 1861 में विडो मैरिज एसोसिएशन की स्थापना की थी। रानडे की पुस्तक का नाम क्या है? एक आस्तिक की धर्म में आस्था। रानडे की पुस्तक का नाम क्या है? एक आस्तिक की धर्म में आस्था। देखिए गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु एम.जी. रानडे, है ना। डी के कर्वे ने बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पंजाब में प्रार्थना समाज के विचारों को प्रसारित करने का श्रेय दयाल सिंह के द्वारा किया गया। देखिए आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में की थी। आर्य समाज का उद्देश्य क्या था कि प्राचीन वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करना था। आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित है। दयानंद सरस्वती के बचपन का मूलशंकर था। इनका जन्म गुजरात के मोरबी नामक स्थान पर हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती को उत्तर भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। उत्तर भारत का मार्टिन लूथर किंग दयानंद सरस्वती को कहा जाता है।
दयानंद सरस्वती की भेंट नेत्रहीन गुरु स्वामी ब्रजानंद से मथुरा में हुई। स्वामी ब्रजानंद उनके शिष्य बन गए और उन्हीं से वेदों के अर्थ और वैदिक धर्म के प्रति श्रद्धा प्राप्त की। दयानंद सरस्वती ने वेदों को भारत का आधार स्तंभ बताया। दयानंद सरस्वती ने ही वेदों को भारत का आधार स्तंभ बताया। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया, है ना। 1867 में झूठे धर्मों का खंडन करने के उद्देश्य से हरिद्वार कुंभ में पाखंड खंडनी पताका लहराई। दयानंद सरस्वती पुस्तक का नाम सत्यार्थ प्रकाश। दयानंद सरस्वती पहले हिंदू सुधारक थे जिन्होंने बचाव के स्थान पर प्रहार की नीति अपनाई, है ना। बचाव के स्थान पर प्रहार की नीति अपनाई। ये पहले हिंदू सुधारक थे। दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे जिन्होंने महिलाओं शूद्रों को वेद पढ़ने, उच्च शिक्षा प्राप्त करने एवं जनेऊ धारण करने के लिए आंदोलन किया। दयानंद सरस्वती ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार एवं स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग को सिखाया। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले दयानंद सरस्वती ही थे। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले दयानंद सरस्वती ही थे। राजनीति के क्षेत्र में स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि अच्छे से अच्छा विदेशी शासन से बुरा स्वदेशी शासन अच्छा है। एनिबेसन के अनुसार दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि भारत भारतीयों के लिए है।